Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is सेवी फॉरेंसिक्स। और अभी हम डीएनए जो है उसको डीपली पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चारगाफ रूल। तो ये छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए हम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले जो क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे उसके आंसर्स हम देख लेते हैं, ठीक है। डीएनए नॉट फाउंड इन, डीएनए कहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो आरबीसीज में नहीं होता है, ठीक है। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए बेस पेयर्स, डीएनए बेस पेयर में क्या नहीं होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या साइटोसिन। तो डीएनए बेस पेयर्स जो होते हैं वो 4 बेस पेयर्स होते हैं और उनमें यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। यूरेसिल की जगह थाइमीन होता है। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। क्लियर? ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चारगाफ रूल क्या होता है? तो इन द ईयर 1950 चारगाफ्स मेड एन ऑब्जर्वेशन ऑन द बेस एंड द अदर कंटेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने नाइट्रोजनस बेस जो थे, नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो पहले जाकर के आप देख लीजिए, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो में। तो जो नाइट्रोजनस बेस थे उनके बेसिस पर चारगाफ ने और कुछ डीएनए कंटेंट उसके बेसिस पर ये रूल दिया बेसिकली 1950 में। ओके, वो क्या रूल्स थे? यहाँ पर प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की बात की गई है। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स जो है वो बेस पेयर्स हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्यूरिन्स के अंदर क्या क्या आता है और पिरिमिडीन्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार और मैं बता देती हूँ कि जो प्यूरिन्स रहते हैं उनके अंदर क्या आएगा, प्यूरिन्स के अंदर आएगा आपका ए और जी, मतलब एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और पिरामिडीन्स जो होंगे, पिरिमिडीन्स की मैंने और एक न्यूमोनिक आपको बताई थी, CUT कट, ठीक है। क्या थी? CUT कट। इस बेसिस पर, इस न्यूमोनिक से आप याद रख सकते हैं, इससे अच्छा और कोई न्यूमोनिक आपको मिले तो आप वो भी बना सकते हैं कि पिरिमिडीन के अंदर क्या क्या आएगा। तो क्या क्या आएगा? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, CUT, ठीक है, कट। ओके, अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो बेस पेयर जो रहते हैं वो इक्वल अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। प्यूरिन्स कौन से हैं? एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन्स कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। तो ये सब क्या रहेंगे? इक्वल अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए के अंदर ये सब क्या रहेंगे? इक्वल अमाउंट में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा A+G इज इक्वल्स टू T+C, ठीक है। एडेनिन गुआनिन इक्वल्स टू T+C। अब यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पर U क्यों नहीं है, क्योंकि पिरिमिडीन्स में तो U भी आता है, CUT। तो U इसलिए नहीं है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी इस बारे में कि जो डीएनए रहता है उसमें यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है और डीएनए में यूरेसिल की प्लेस पर क्या होता है? थाइमीन होता है, ठीक है। और यूरेसिल क्यों नहीं होता है? चलो ये बताओ, क्यों नहीं होता है यूरेसिल डीएनए में? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और डीएनए को क्या चाहिए रहता है कि जो ज़्यादा स्टेबल चीज़ है वो यहाँ पर डीएनए में उसको चाहिए रहती है। तो जो मोर स्टेबल होगा वो था थाइमीन, तो थाइमीन इसलिए डीएनए में प्रेजेंट होता है। और यूरेसिल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। क्लियर? अब देखो, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ? A+G अपॉन T+C इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा क्या रहेगा? इसको हम और क्या बोल सकते हैं? A+G मतलब क्या? प्यूरिन्स। T+C मतलब क्या? पिरिमिडीन्स। तो ये दोनों अपॉन में एक दूसरे के साथ में इक्वल रहेंगे और 1 आएगा इसका अमाउंट टोटल। क्लियर? देन मोलर अमाउंट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस बेस, मोलर अमाउंट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस बेस आर इक्वल। जो मोलर अमाउंट रहता है सारे नाइट्रोजनस बेस का वो इक्वल रहता है, मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन,
और यूरेसिल। जितने भी नाइट्रोजनस बेस है उनका जो मोलर अमाउंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट याद रखना है। देन sugar deoxyribose and phosphate occur in equimolar proportion। ठीक है, जो शुगर डीऑक्सीराइबोस और जो फॉस्फेट है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन शेयर करते हैं आपस में। देखो हम डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पर ये बेस्ट डायग्राम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज अ लैडर जो है मतलब सीधी डीएनए को अगर अज्यूम्ड करते हैं तो वो और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि जो स्ट्रिप्स रहती है डीएनए की, ये वाली, ये जो यहाँ पर है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक आपका रहता है शुगर और एक आपका रहता है फॉस्फेट। ठीक है, और दोनों जो है एक दूसरे से बाइंड रहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बॉन्ड्स इन डीएनए तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो शुगर है, देखो ये शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, और जितनी शुगर है उतने ही यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल है ना, इसलिए इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो शुगर डीऑक्सीराइबोज है और जो फॉस्फेट है वो इक्विमोलर रहते हैं, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहते हैं। ओके, क्लियर। देन एडेनिन थाइमिन बेस पेयर्स आर रेयरली इक्वल टू CG बेस पेयर्स। मतलब यहाँ पे कैसा बनेगा आपका, ये आपका एडेनिन, ठीक है, और ये आपका थाइमिन, और ये क्या रहते हैं, रेयरली नॉट, मतलब इक्वली नॉट, C&G, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, अगर हम बात करें बॉन्ड्स की तो A और T, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और C और G के बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, क्लियर। देन अब क्या है, यहाँ पर ये रेयरली इक्वल है ना, यहाँ पे हमने रेयरली इक्वल का साइन लगा दिया है। तो ये रेयरली इक्वल क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि हर आधी से ज़्यादा चीज़ों में हो सकता है कि जहाँ पर C और G जो है वो ज़्यादा बॉन्ड्स देखने को मिले। ठीक है, एक स्पीशीज अगर कॉमन है तो उसमें ये इक्वल और अनइक्वल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, C और G कंटेन इज मोर देन A और T इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें C और G कंटेन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, C और G क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है ऑब्वियसली और यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्ट करने के लिए इनको ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो अगर ये मान लो कि 2 ये आपकी रस्सियाँ हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे आपकी 3 रस्सियाँ हैं, तो ये जो 2 रस्सी है इनको काटने में ज़्यादा टाइम लगेगा या तो फिर ये 3 रस्सियों को काटने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये रस्सियों को अगर हम काटेंगे तो कम टाइम लगेगा 2 को, और 3 को काटेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप कि अगर यहाँ पर हम ज़्यादा बॉन्ड्स को अगर तोड़ना है तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कम बॉन्ड है तो वहाँ पे कम हीट में भी आपका काम हो जाएगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होगा। ठीक है, क्लियर। एक मिनट क्लिक कर दूँ। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, C और G कंटेन करेंगे तो, और ये होते प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे। ठीक है, आया क्लियर। देन द रेशियो ऑफ A+T अपॉन G+C इज़ वेरिएबल बट कांस्टेंट फॉर स्पीशीज़। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम यहाँ पर जो C और G के बीच में बॉन्ड बनता है वो, और जो A और T के बीच में बॉन्ड बनता है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स की। क्योंकि यहाँ पर ये जो A है ये प्यूरिन है ना, ये G है जो ये प्यूरिन है, और पिरामिडीन्स कौन है, T और यहाँ C। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो जो रेशो रहेगा A+T और G+C का
वो कांस्टेंट रहेगा स्पीशीज़ के अंदर। अगर किसी हॉर्स की स्पीशीज़ है, ठीक है, या अदर कोई स्पीशीज़ है, तो उसमें जो रहेगा वो सारी एक स्पीशीज़ में ये दोनों इक्वल अमाउंट में रहेंगे, वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, ना कोई कम होगा ना कोई ज़्यादा होगा। ओके, क्लियर। तो यही था हमारा चारगाफ्स रूल। इस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आपको समझना है तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज्ड में इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके पहले आपने अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का वीडियो देखा है, उसके भी पहले आपने बॉन्ड्स अगर देखे हैं, अगर बॉन्ड्स वगैरह आपको क्लियर है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड कौन से होते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड्स हम एक बार और देख सकते हैं। देखो, जो हमारे ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ठीक है, तो इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बीच वाले बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है, और टी और ए के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, जो कि नाइट्रोजनस बेस को किससे जोड़ रहा है, शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जोड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, आपका एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। फिर ये जो स्ट्रिप है, एक सेकेंड, ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, इसका ये व्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि ये शुगर है और ये क्या है, फॉस्फेट है। तो ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड आपको क्लियर हो गए। और अच्छे से आपको वीडियो देखना हो तो वो वहाँ पर आप पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, वहाँ पर और अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, चारगाफ रूल ख़त्म होते हैं। और ये आपके लिए है क्वेश्चन, चारगाफ्स रूल ऑब्जर्व्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में ये आया था, 1954, 1950, 1900, 1905। ओके, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं अनाउंस कर दूँगी जो राइट आंसर रहेगा वो। ओके, देन अब ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहाँ पर, और आने वाला जो वीडियो है उसमें हम डीएनए को और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा फॉर न्यू वीडियोस। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।